Hello students, this is Professor Ashish Beedkar from St. Wilfred College Arts, Commerce, Science, Panvel from the Department of Physics. This is our lecture 12 from the classical physics series. In last lecture, we have seen the conservation of mechanical energy. और अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस वहां पे होते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे ब्रेक डाउन होता है और उसके ऊपर के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे. ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि वो लेक्चर्स तुम देखो, क्योंकि फिजिक्स में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन लॉस से हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं. इस लेक्चर में हम लोग कुछ नई कंसेप्ट देखने वाले हैं. दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट अ लीनियर मोमेंटम. और दूसरा कंजर्वेशन लॉ देखने वाले हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन. ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम में हम लोग लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लीनियर मोमेंटम. तो ये लीनियर मोमेंटम होता क्या है? सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. एक तो पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी. तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, दैट इज P इज इक्वल टू mv. सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, so from our definition one can say that the definition of the momentum can be used in the Newton's second law of motion. अभी इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां से आया? क्योंकि अगर तुम लोगों को पता होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर हम लोग मोमेंटम का अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, मतलब अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोगों को फोर्स मिल जाता है. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt. So in that sense we can write f is equal to dp by dt. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेलोसिटी में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है. तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका यूनिट क्या होगा फिर? यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट kg मीटर पर सेकंड. अब ये kg मीटर पर सेकंड कहां से आया? तो kg इज अ यूनिट फॉर मास एंड मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट फॉर वेलोसिटी. सो इट्स अ यूनिट ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट kg मीटर पर सेकंड. सो लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन. तो लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने देखा कि लीनियर मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू mv. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि उसका कंजर्वेशन लॉस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. जैसे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम लोगों ने क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने स्टडी किया था. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टडी करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये हम लोग इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल फॉर्म अ कंजर्वेशन लॉ कि दोनों जो मोमेंटम होते हैं बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, तो वो सेम होते हैं. ठीक है, so let's see how we are going to do it. So as we have seen, the linear momentum is a product of mass and velocity. Its conservation in a conservative system जिसमें फोर्सेस जो होते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोटेंशियल फंक्शन. जैसे हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देखा है कि फोर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल अगर वो कंजर्वेटिव सिस्टम है. ठीक है, सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल टू बी प्रिसाइज. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कंजर्व इन द कंजर्वेटिव सिस्टम. तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो देयर इज अनदर क्वांटिटी व्हिच इज आल्सो कंजर्व, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोमेंटम. तो कंजर्वेटिव सिस्टम में दो चीजें कंजर्व होती है, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है. तो हम लोग स्टडी करते हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में. So पहले in simple words the conservation of the linear momentum is momentum before the collision and momentum after the collision are equal. तो अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो उनका जो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम है अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे और कोलिजन के बाद अगर हम लोग उनका इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो सेम ही होगा. सो इफ द टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर हम लोगों का टोटल फोर्स जो जीरो होगा तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है. मतलब अगर हम लोगों का अगर टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स अगर नहीं एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेगा और वो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो. दैट मींस व्हाट? द मोमेंटम इज कांस्टेंट. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रिसाइजली फॉर्म करते हैं कि अगर हम लोगों को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कोई सिस्टम में अगर हम लोगों को लगाना है तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कैसे लगा सकते हैं. सो कंसीडर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन अ टू पार्टिकल सिस्टम. तो टू पार्टिकल सिस्टम में हम लोगों ने पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का इंटरेक्शन देखेंगे.
with each other they are isolated from their surrounding. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तब उसके साथ कोई भी तीसरा पार्टिकल या फिर एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो हम लोगों को उसको भी इक्वेशंस में लेना पड़ेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वी आर जस्ट गोइंग टू डू टू पार्टिकल सिस्टम की जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और बाकी एयर रेजिस्टेंस या फिर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह कोई भी एक्ट नहीं करे. एंड इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू फॉर्म अ कंजर्वेशन, ठीक है. So suppose that at instance the momentum of a particle 1 is p1, तो p suffix 1 is nothing but a momentum of particle 1. तो particle 1 हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जो जिसका मास m1 है, और particle 2 हम लोगों ने लिया हुआ है जिसका मास m2, ठीक है. और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. that velocity is nothing but v1 for particle 1 and velocity is v2 for particle 2, ठीक है ना. So applying the Newton's second law of motion, जैसे हम लोगों ने देखा कि force is equal to the rate of change of momentum with respect to time. So F21 is equal to dp1 upon dt and F12 is equal to dp2 upon dt. अभी F21 क्या है? That is nothing but the force which is applied from the particle 1 to the particle 2, and F21 is nothing but the force which is applied from the particle 2 to the particle 1. अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि टोटल फोर्स 0 होना चाहिए. तो सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0, बराबर ना. तो इसको हम लोग और तरीके से क्या लिख सकते हैं, यही इक्वेशन हम लोग फिर से यूज करेंगे. F21 इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt एंड F12 इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt. सो F21 के बदले हम लोग लिखेंगे dp1 अपॉन dt और F12 के बदले हम लोग लिखेंगे dp2 अपॉन dt. सो अगर हम लोग d बाई dt उसका कॉमन निकालते हैं तो हम लोगों को मिलेगा d बाई dt ऑफ p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 0, बराबर. तो अगर किसी का डेरिवेटिव 0 होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो जो टर्म है p1 प्लस p2 वो जो होगी वो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म. सो वे p1 प्लस p2 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट. तो p1 प्लस p2 एक्चुअली है क्या, p1 प्लस p2 हमारा टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द वन पार्टिकल एंड द मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल. तो दोनों का मोमेंटम जो होगा वो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. उसका अगर एडिशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा. इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं कि p1i plus p2i, that is nothing but initial momentum of the first particle plus the initial momentum of the second particle is equal to p1f plus p2f. That is nothing but initial final momentum of the first particle and final momentum of the second particle. So this yellow box contains the all information for the conservation of momentum. That is nothing but initial momentum, जो addition of the initial momentum of the particle 1 and particle 2 है, and addition of the final momentum of the particle 1 and particle 2, अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो वो इक्वल आता है अंडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ द सिस्टम ओवर द सिस्टम, दैट इज नथिंग बट जितने भी पार्टिकल्स उसके अंडर है तो उन सब का मोमेंटम का जो एडिशन होगा वो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 ही पार्टिकल कंसिडर किए, तो यहाँ पे हम लोग उसका इंडिविजुअल एक्स वाई जेड डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. या फिर उसका हम लोग टोटल मोमेंटम भी कंसिडर कर सकते हैं. एक्स वाई जेड डायरेक्शन का अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग उसका टोटल मोमेंटम भी डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं. तो हम लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है. जस्ट गो बैक टू सेवरल लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में मैथमेटिकल एनालिसिस कर चुके हैं. सो दिस रिजल्ट नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कौन सा रिजल्ट, ये जो ऊपर में येलो बॉक्स में जो रिजल्ट है दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम फॉर initial values and the linear momentum of the for the final values are equal. Okay, so can be extended to any number of particles in an isolated system. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने 2 पार्टिकल लिए for the simplicity. यहाँ पे हम लोग कितने भी पार्टिकल ले सकते हैं as long as the forces are conservative and there is no external force acting on the system, there is no air resistance, there is no frictional forces acting on the system, then you can say that the law of conservation of linear momentum acts for any number of particles. So it considered one of the most important and the fundamental law for the physics. तो यहाँ पे हम लोगों का जो मैं कंजर्वेशन लॉज बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द एनालिसिस. जब हम लोग कोई भी कोलिजन को स्टडी करते हैं तो कोलिजन को स्टडी करते समय हम लोगों को ये 2 लॉज को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इजीली हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस तक पहुंच सकते हैं. So we can say that whenever 2 or more particles in an isolated system interact, the total momentum of the system remain constant. Total momentum और isolated system, ये 2 टर्म्स जो है वो 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें फर्स्ट टर्म आती है isolated system. Isolated system मतलब क्या है, just system which is not interacting with the surrounding.
या फिर सराउंडिंग की वजह से वो सिस्टम के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, सराउंडिंग की वजह से वो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी फिक्टिशियस फोर्सेस यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली मैंने कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वो जो टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, और वी कैन से दैट फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम, जिसमें टोटल फोर्स जो होता है वो टोटल फोर्स जीरो है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही दूसरा पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, बराबर ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So this law tells us that the total momentum of the isolated system for all the time at all times equal to its initial momentum. जो total momentum जो होगा final momentum for the isolated system is equal to the initial momentum. ठीक है, तो this is about the conservation of linear momentum. तो linear momentum actually है क्या? It is nothing but the product of mass and velocity of the particle, which can be written in terms of, मतलब अगर हम लोग फोर्स लिखते हैं तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं dp by dt, that is rate of change of momentum with respect to time. हाँ, उसके बाद उसका यूनिट हम लोगों ने देखा, दैट इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड, केजी फॉर मास, मीटर पर सेकेंड फॉर वेलोसिटी, बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज अ मोमेंटम। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें इनिशियल मोमेंटम का एडिशन और फाइनल मोमेंटम का एडिशन फॉर ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अभी कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें टोटल फोर्स जीरो होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस जिसमें एक्ट नहीं करते। अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि मतलब अगर हम लोग आइडियल कंडीशन लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का एक्सटर्नल कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे या फिर कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो हम लोग लीनियर मोमेंटम को यूज करके हम लोग उसका वेलोसिटी के एस्टिमेट्स कैसे निकाल सकते हैं, वो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्काईलैब एस्ट्रोनॉट डिस्कवर दैट व्हाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन राइटिंग सम नोट्स, मतलब वो कुछ तो नोट्स लिख रहा है, वो एस्ट्रोनॉट है, वो स्काईलैब में, मतलब वो कहाँ पे है, स्पेस। he had gradually floated to the middle of open area in the spacecraft. तो वो फ्लोट कर रहा है because there is no gravity, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि उसको कोई डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो मिडिल में फ्लोट कर रहा है। Not wanting to wait until he floats to the opposite side, he asked his colleague for a push. तो ऑफ कोर्स हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर इफ द पार्टिकल इज इन अ रेस्ट स्टेट तो वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने वाला है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपोजिट साइड में जाने के लिए उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने वाला होना चाहिए। सो फॉर दैट ही आस्क्ड हिज कलीग टू पुश हिम टू द अपोजिट साइड। ओके, लाफिंग एट हिज प्रीडिकेमेंट दे डिसाइडेड नॉट टू हेल्प। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसको हेल्प नहीं करेंगे। सो ही हैड टू टेक ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड thrown it in a one direction so that it would be propelled in the opposite direction. तो अगर हम लोग उसका वो क्या करता है, उसका यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में थ्रो करता है, मतलब क्या कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म फेंकेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफकोर्स हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करके हम लोग ये एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना होना चाहिए। सो बिगिन बाय मेकिंग द रीजनेबल गेस फॉर अ रिलेवेंट डाटा। मतलब क्या कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग मास को आर्बिट्रेरी टर्म भी ले सकते हैं या फिर हम लोग एक एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं कि उसका मास कितना होना चाहिए एस्ट्रोनॉट का। सो लेट अस अज्यूम दैट 70 kg एस्ट्रोनॉट हु थ्रो हिज 1 kg यूनिफॉर्म एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसने क्या किया है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से उसने वो शर्ट को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है, 1 kg ऑफ मास का उसका जो स्पेस सूट है वो, और उसने दूसरा क्या है, उसका मास जो है वो 70 kg। फॉर अ कन्वीनियंस वी सेट अ पॉजिटिव डायरेक्शन x टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब क्या है, यू कैन सी दैट कि जिस डायरेक्शन में उसने थ्रो किया है दैट डायरेक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ। सो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम लिया वो डायग्राम में यू कैन इजीली सी कि उसने जो भी जिस डायरेक्शन में भी वो थ्रो किया है वो डायरेक्शन में क्या किया उसने, तो एक्चुअली वो डायरेक्शन में उसने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसने वो थ्रो किया, तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो फाइनल वेलोसिटी जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा वो टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा। So let us also assume that x-axis is a tangent to the circular path of the spacecraft. ठीक है, जो सर्कुलर पाथ स्पेसक्राफ्ट ऑफ कोर्स है वो तो वो सर्कुलर पाथ में ही ट्रैवल करेगा अराउंड द अर्थ, जैसे मून ट्रैवल करता है।
ओके तो वो जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस किस पे रहेगा, वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे रहेगा, तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल सिस्टम है। दो पार्टिकल कौन से, एक पार्टिकल तो एस्ट्रोनॉट खुद है और दूसरा पार्टिकल को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, उसके स्पेस सूट को कंसिडर किया। ठीक है, सो वी टेक द सिस्टम टू कंसिस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड द यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप्स एस्ट्रोनॉट हिज यूनिफॉर्म एंड एंटायर स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो एस्ट्रोनॉट जो है वो यूनिफॉर्म में है और उसका जो एंटायर स्पेसक्राफ्ट है ऑर्बिट में है। ऑफ कोर्स उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से वो एक ऑर्बिट में है। द सिस्टम इज नॉट रियली आइसोलेटेड, तो वो सिस्टम रियली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं। हाउएवर दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका जो फोर्स है वो डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या होगा कि उसमें वर्क डन जीरो है। हम लोगों ने देखा है कि अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में अगर फोर्स है तो उसका वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन, वो जीरो होगा। So therefore momentum is constant in the x direction because there are no external forces. तो अगर work done zero है, so there are no external forces acting on it. So we can say that कि external force act नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो conservative system है। तो conservative system इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग उसका momentum जो है वो conservation of momentum हम लोग लगा सकते हैं। So total momentum of the system before the thrown is equal to zero, क्योंकि total momentum में क्या था, वो वहां पे steady था, तो of course उसके साथ उसका यूनिफॉर्म था, तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं था और उसका खुद का कोई वेलोसिटी नहीं था, इसलिए उसको कोई पर्टिकुलर पुश की जरूरत थी। तो उसका इनिशियल जो मास m1v1i जो था फॉर द एस्ट्रोनॉट एंड m2v2i फॉर द जो उसका स्पेस शूट है, उसका जो टोटल अगर हम लोग लेंगे तो वो जीरो है। Therefore the total momentum after the thrown is nothing but zero, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेसिकली, तो उसका मोमेंटम जो होगा आफ्टर दी थ्रोन, तो बेसिकली वो जीरो होना चाहिए, मतलब फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। सो m1v1f दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द एस्ट्रोनॉट आफ्टर द थ्रोन, एंड देन m2v2f इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो हम लोगों को जीरो मिलेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियली जीरो है तो फाइनली भी हम लोगों को जीरो ही मिलेगा। So with m1 70 kg and v2f is equal to 20 miles per second, क्योंकि v2 यहाँ पे हम लोगों का क्या है 20 miles per second। ठीक है, इनिशियली v1 हमारा क्या है, v1 है हमारा जीरो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकलना है, हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट निकलना टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑफ कोर्स हमारा जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ठीक है, उसका स्पीड एक ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सो सॉल्विंग फॉर द रिकॉइल, तो अगर हम लोग उसका फाइनल मोमेंटम अगर लेते हैं तो m1v1f, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे m1v1f प्लस m2v2f इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग उसको रीअरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या चाहिए, m1v1f चाहिए, तो हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे v1f के टर्म। तो पहले हम लोग ये m2v2f राइट हैंड साइड में लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा, m1v1f इज इक्वल टू माइनस m2v2f, और ये जो m1 है वो m1 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो m2 अपॉन m1 v2f इज इक्वल टू v1f। तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला माइनस m2 अपॉन m1 v2f इज इक्वल टू v1f। तो अगर हम लोग m2 की वैल्यू डालते हैं दैट इज नथिंग बट अ मास ऑफ दिस स्पेस सूट दैट इज 1 kg, एंड m1 की वैल्यू डालते हैं मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट दैट इज 70 kg, और ये 20 मीटर पर सेकंड है, और ये जो I है दैट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये I इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द x डायरेक्शन, तो इसलिए x डायरेक्शन में हम लोग I यूज करते हैं। रिमेंबर कि हम लोग x डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो I यूज करते हैं, y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग j यूज करते हैं, और z डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग k यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, -0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑफ कोर्स I विल डिनोट दैट इट इज गोइंग इन x डायरेक्शन, लेकिन कौन से x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में या नेगेटिव x डायरेक्शन। तो वो कौन डिनोट करेगा, ये माइनस साइन डिनोट करेगा। माइनस साइन डिनोट क्या कर रहा है कि वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। So negative sign for v1f indicates that the astronaut is moving in the left after the throw. तो एस्ट्रोनॉट जो है वो लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 0.3 मीटर पर सेकेंड से। द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिफॉर्म इन अकॉर्डिंग विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज द एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। Because the astronaut is much more massive than the uniform, his acceleration and consequently velocity is much smaller. क्योंकि एस्ट्रोनॉट का वेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इतना ज्यादा उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी भी बहुत कम होगा।
ओके तो उसका एक्सेलरेशन भी बहुत कम होगा, उसका वेलोसिटी भी बहुत कम होगा, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म जो अपोजिट डायरेक्शन में उसने थ्रो किया है वो 1 kg का ही है, एस्ट्रोनॉट खुद 70 kg का है। तो इसकी वजह से जो यूनिफॉर्म जो उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा वो फोर्स बहुत कम रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट का वेट बहुत ज्यादा है। तो यूनिफॉर्म कितना फोर्स लगा पाएगा उसके हिसाब से हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी हम लोगों को मिला है 0.3 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी दैट कि अगर हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड से अगर यूनिफॉर्म फेंकते हैं तो हम लोगों को सिर्फ 0.3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मिलता है फॉर 70 kg ऑफ मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, सो इन दैट सेंस वी कैन सी कि अगर हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है तो वी कैन इजीली यूज दैट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, एंड देन वी कैन इजीली कैलकुलेट कि एक अगर वेलोसिटी हम लोगों को पता है तो दूसरे का वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सो इट विल बी कन्वीनियंट बी सेट अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम लोगों ने ये पहले से ही देखा है। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि अगर एस्ट्रोनॉट अगर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म थ्रो कर रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, in next upcoming lectures we are going to solve even more examples on the conservation of linear momentum. Okay, so be bear with me for the next lectures. और ये लेक्चर को जरा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दिस लेक्चर कंटेन्स द अनदर इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ, दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही लॉ है जब तुम क्लासिकल फिजिक्स या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हो, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ओके, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन दोनों कंजर्वेशन लॉ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो है वो उसमें टोटल फोर्स जो होता है वो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। सी एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, बट मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व नहीं। लेकिन अगर हम लोग उसमें जो एक्सटर्नल एनर्जी एक्ट हो रही है, मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम लोग उसका अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं या फिर उसकी जो वैल्यू वो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों को जो टोटल ये है एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हम लोगों को कंजर्व ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। सिमिलरली मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कंजर्वेटिव सिस्टम चाहिए। ठीक है, so that's it for this lecture, students. Come for the next lecture, we are going to study even more examples and we are going to see new concepts in the Newtonian mechanics. Thank you.